नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। विगत दिनों जिस समय पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की चर्चा होने लगी थी, जहां पर संसद के विशेष सत्र को बुलाने की तारीख 18 से 22 सितंबर तय की गई, उस दरमियान कई सारी अटकलें लगी कि आखिरकार इस बार सरकार क्या करना चाह रही है। वैसे मोदी सरकार काफ़ी प्रसिद्ध है कुछ ऐसे स्टेप्स लेने के लिए जो अमूमन अनअपेक्षित होते हैं। चर्चा हुई, क्या भारत और इंडिया को लेकर किसी तरीके का प्रावधान किया जाना है, संविधान संशोधन कर हम इंडिया को हटा के पूर्ण तरीके से भारत करने वाले हैं, या फिर एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा फिर से करवाने वाला है। ऐसे कई सारी अटकलों के बीच में फाइनली कुछ दिन पहले सरकार ने अपना एजेंडा तय किया कि हम लोग विमेन रिजर्वेशन बिल लेके आ रहे हैं, जहां पर जो भी संसद की हमारी लोकसभा है और वहीं पर राज्यों की जो भी विधायिका है, वहां पर हम 33% महिलाओं के लिए सीट्स आरक्षित करेंगे। क्या है पूरा मुद्दा, कैसे लाइमलाइट में आता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर और ऐसे क्या क्या अहम बिंदु रहेंगे जिनके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर हम बात करेंगे। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एकमात्र तरीका है जिससे आप हमारे इस प्रयास को सपोर्ट कर सकते हैं। हम इस चैनल के ऊपर दैनिक समाचार विश्लेषण का जो कार्यक्रम लेके आते हैं, जहां पर हम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिन की मात्र एक खबर लेते हैं और उससे जुड़े हुए तमाम बिंदु जो होते हैं उनको कवर करने का प्रयास करते हैं, बेसिक्स को कंप्लीट करने के साथ। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा होगा, ये हमारे सामने ग्लोबल एवरेज है। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये लाइमलाइट में जब आया तब आप देखेंगे, 1 सेकेंड, ये 2 दिन से आपने पाया होगा कि मीडिया हाउसेस के अंदर जो खबर प्रकाशित हो रही है, साथ में ट्विटर पे भी आपने जयराम रमेश का एक मैंने ट्वीट वहां पे कट करके लगाया है, और ये आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हर जगह पर इन्हीं बातों की चर्चा हो रही है कि विमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, क्यों इसे लाने की आवश्यकता पड़ी, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, हम वो भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा इन डेप्थ भी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उतनी चीज़ों को देखेंगे जो हमारी समझ एक बना सके, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सके, उन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने। ठीक है, पहली बात हम देखेंगे वाई इन डिस्कशन, आखिरकार ये मुद्दा चर्चा में क्यों आता है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली बार चैनल पे आए हैं, आप इस बात को लेकर बिल्कुल अश्योर्ड रहें कि जो भी चीज़ें आपके सामने सामग्री इंग्लिश के अंदर लिख रखी है यहाँ पे, तो हमारा प्रयास रहेगा हम दोनों मीडियम्स को लेके चलते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है, इंग्लिश में तो आपको एक कंटेंट पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, वहीं हिंदी में हर चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हुए भी चलेंगे, तो हमारा मीडियम जो है वो इंग्लिश रहेगा, ना हिंदी ना इंग्लिश, दोनों के बीच का है ना, जिससे चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, डिस्कशन में ये चीज़ क्यों आती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे विमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो क्या है आखिरकार। ठीक है, और फिर आज देखेंगे वर्तमान में हमारे देश में महिलाओं की महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, चाहे हम बात करें संसद में या फिर हम बात करें राज्यों की विधानसभाओं में, वहां पर किस तरीके का है, और वहीं पर रिजर्वेशन अगर दिया जाना है इस बिल के माध्यम से, तो वो रिजर्वेशन किस तरीके से अलोकेट होगा, क्या उसके प्रावधान होंगे जिसके तहत वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे एफर्ट्स इन द पास्ट, पास्ट में भी इस संबंध में काफी सारे प्रयास हुए हैं, उनकी बात करेंगे, और चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि ये वहाँ पे संसद चाहे और वहीं पर ये चीज़ें हो जाए, क्योंकि हमको संविधान संशोधन इसके अंदर कुछ करने पड़ेंगे, तो एक बड़ा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है इसे एंड टू एंड लागू कर देना और 2024 के चुनाव में ही ये चीज़ लागू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिल के अंदर साफ एक प्रावधान करा गया है कि 2024 में तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधान जो भी विमेन के रिजर्वेशन से संबंधित लागू होंगे, ये डिलिमिटेशन के बाद होंगे, अर्थात परिसीमन होगा एक बार के लिए, फिर से जनगणना के अनुसार सीटों का आवंटन होगा, इसके बाद ये चीज़ें होंगी। इन्हीं ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो सरकार पहले से ही क्लियर कर चुकी है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे इन चीज़ों को वन बाई वन। ठीक है, सबसे पहला आप देखेंगे, सब एक चीज़ और देख लें, इस बिल का नाम जो है, सरकार ने जो नाम दिया है वो दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ये नाम दिया है सरकार ने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं इन्हें समझते हैं थोड़ा सा। कहा गया है कि बिल प्रपोजेस 33% रिजर्वेशन, 33% आरक्षण देगा ये फॉर विमेन इन लोकसभा एंड असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी। एक चीज समझे, हमारी संसद के जो अंग है, थोड़ा क्लियर करूंगा यहाँ पे, जो हमारी संसद है, सॉरी, जो संसद है उसके 3 अंग हैं और सदन इसके 2 हैं। सदन इसके कौन से हैं, कितने हैं, 2 हैं। पहला हमें देखने को मिलता है लोकसभा, और वहीं दूसरा सदन हमारे पास है राज्यसभा। ठीक है, और वहीं पर अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में भी 2 तरीके की व्यवस्थाएं हैं। कुछ राज्यों में तो एक सदनीय व्यवस्था है, एक सदनीय व्यवस्था है, मतलब वहां पे सिर्फ विधानसभा है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है। ये आज का क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, उन राज्यों का नाम कमेंट्स में पुट करें जहां पर 2 सदनीय व्यवस्था वर्तमान में संचालित है। ठीक है, आते हैं हम समझते हैं। ये जो बिल 33% आरक्षण की बात करता है, पहली बात तो ये कि ये राज्यसभा पर लागू नहीं होगा। ठीक है,
ये राज्यसभा पर लागू नहीं होने वाला है, ये लागू होगा लोकसभा पर। एक बात ये क्लियर रहे, यहां पर हम 33% आरक्षण देना चाह रहे हैं महिलाओं को। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स की विधायिका की बात करें तो यहां पर जो द्विसदनीय विधायिका है, अगर कहीं पर 2 सदन है राज्य में, तो वहां पर एक तो होता है विधानसभा, क्या होता है, विधानसभा, और वहीं पर दूसरा सदन होता है विधान परिषद, क्या होता है, विधान परिषद। ये बात क्लियर रहे, हम विधान परिषद के अंदर यह आरक्षण लागू नहीं करेंगे, हम कहां पर करेंगे, विधानसभा में। एक बेसिक फंडामेंटल ये क्लियर रहे हमारे लिए, ठीक है। हमने बात करा लोकसभा में, और स्टेट और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की विधानसभा है जो, वहां पर भी हम क्या आरक्षण करेंगे, 33% महिलाओं को आरक्षण करने वाले हैं। बिल के जो प्रावधान है उसके तहत हम बातें कर रहे हैं। और सिमिलर रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड विद इन द सीट्स रिजर्व्ड फॉर एससी एंड एसटी। इस पूरी चीजों को समझेंगे, ध्यान रखना। एससी और एसटी के अंदर जो कोटा है, विद इन कोटा है, मतलब जैसे आज जितने भी सीट्स हैं उनका कुछ एलोकेशन होता है, जहां पे जनरल की सीट्स होती है, इसके बाद एससी और एसटी की सीट होती है, ठीक है। तो एससी और एसटी की जो सीट्स हैं, वहां पर भी जो सीट्स, मानो कुल एससी की कहीं पर हमको 47 सीट्स देखने को मिल रही है, तो उसके अंदर है ना, आप देखोगे कि 1/3 जो है वो कौन आएगा, महिलाएं आएंगे। जैसे आज 84-47 का जो रेशियो बनता है हमारा एससी एसटी का, ठीक है। और बिल प्रपोजेस दैट द रिजर्वेशन विल कंटिन्यू फॉर 15 ईयर्स। अब ये देखना, क्या ये प्रावधान तमाम आगे आने वाले समय के लिए होने वाला है, तो नहीं, ये प्रावधान होगा केवल 15 वर्षों के लिए। लेकिन भारतीय संविधान की ये परंपरा रही है कि अगर एक बार प्रावधान हो जाता है आरक्षण से संबंधित, तो वो जिंदगी भर फिर बना रहता है। अमूमन बहुत कम देखा गया कि आरक्षण को विड्रॉ किया जाता है, वापस लिया जाता है, ठीक है। और वहीं हम बात करें तो ये विमेन की जो सीट है उन्हें रोटेट किया जाएगा, ठीक है। रोटेट किया कैसे किया जाएगा ये हम समझेंगे, एलोकेशन कैसे हुआ है उस पार्ट के अंदर, ठीक है। ये कुछ बेसिक जानकारियां थी जो आपको जाननी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और चीजों को देखते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, ठीक है। उससे पहले आप यहां पर आ जाइए, यहां पर आपको चीजें पता पड़ जाने वाली, समझना है इसे। भारत की पार्लियामेंट में विमेन की स्थिति क्या है। पार्लियामेंट मतलब हम बात कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे पूरे ग्लोबल लेवल पे, अगर आप वैश्विक स्तर पे बात करें, तो जो शीर्ष निकाय है अपना कानून बनाने का, जैसे भारत में संसद है, तो वहां पर लगभग 24% महिलाएं, उसका पार्टिसिपेशन है वहां, ठीक है। और वहीं हम बात करें भारत की, तो भारत की वर्तमान जैसे 2019 की जो लोकसभा हुई है, उसमें तकरीबन लगभग 15% कौन है, महिलाएं, जो कि ग्लोबल एवरेज से कितना कम है, 9% ग्लोबल एवरेज से हम कम चल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जो प्रतिनिधित्व महिलाओं को 24% देखने को मिलता है, वहीं भारत में वो रिप्रेजेंटेशन है वो मात्र 15% के आसपास है, ठीक है। आज जो हमारे 2019 के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इससे पहले 15% के आसपास महिलाएं कभी यहां पर रही नहीं है, ठीक है। वहीं हम बात करें आज राज्यसभा की बात करें तो 245 मेंबर है, इसमें भी लगभग हमारा 2022 की ये डेटा है उसके अकॉर्डिंग 12-13% के आसपास रिजर्वेशन इनका बनता है, ठीक है, सॉरी, इनका रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम बात करें, अब विमेन की बात करें, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मंत्री परिषद है, उसमें आप 2019 में देखेंगे तो लगभग कितने मेंबर्स हैं, 13 मेंबर्स है। तो इससे पहले कभी 2009 में 14 मेंबर्स रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मंत्री परिषद में, ठीक है। और वहीं पर हम बात करें स्टेट्स की बात करें, भारत के तमाम राज्यों की हम बात करें, तो वहां पर की जो विधायिका है उनमें विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, अगर आप एवरेज निकालें तो वो लगभग कितना बनता है, 8% के आसपास। मतलब ये कि किसी विधानसभा में अगर 100 सीट है तो वहां पर महिलाएं कितनी है, 8 है। तो ये प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बिल लाने के प्रयास पहले नहीं हुए, पहले खूब सारे प्रयास हुए इस संबंध में। और आप देखते हो कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है हमारा, ठीक है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट और साथ में अर्बन लोकल बॉडीज यूआरबी एंड पीएलआई से संबंधित जो 2 विधेयक हैं, जो एक्ट अब बन चुके हैं, उन एक्ट्स के अंदर आप देखेंगे कि 33% कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि हर राज्य अपने यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण देगा। और कुछ राज्यों ने, जैसे आज देखते हैं कि अमूमन राज्यों ने लगभग वो आरक्षण 50% के आसपास कर लिया है। तो वहां पर तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन जो सेंटर की बॉडीज हैं, जो मुख्य विधायिकाएं हैं, वहां पर थोड़ा हमें कम नजर आता है। तो उस संबंध में क्या किया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ के इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। प्रेजेंट में आप देखिए तो 542 मेंबर्स हैं, तो उसके अंदर लगभग वही है 15% के आसपास हमें क्या दिखता है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व वहां दिखता है। और वहीं पर लास्ट ईयर एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन का जवाब देते हुए द गवर्नमेंट हैड सेड दैट द एवरेज नंबर ऑफ विमेन एमएलएज इन असेंबलीज अक्रॉस द नेशन अकाउंट्स फॉर ओनली 8%। सीधी बात है, ये समझना है कि आज तमाम राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो लगभग कितना है, 8% है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। Now both the Lok Sabha and state and UTs assemblies will see rise in the female members, but the rise will be more dramatic in states and UTs. अब राइज तो होगा, जैसे 33%, हम सेंटर्स की बात करें, लोकसभा की बात करें तो वहां 15% ऑलरेडी है,
तो 15 से 33 का होगा। लेकिन वही हम स्टेट असेंबलीज की बात करें तो स्टेट असेंबली के अंदर ये नंबर 8 से सीधा 33% जाएगा। ये कैसे जाएगा, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाउ द रिजर्वेशन इज टू बी अलोकेटेड, ये तीनों चीजें हम अच्छे से समझेंगे। देखना, सबसे पहला होता है, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। क्या होता है वर्टिकल रिजर्वेशन? आज वर्तमान स्थिति हमारी क्या है उसकी बात करेंगे। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब ये होता है, जैसे आप मानिए ये कुल 100 सीट है, ठीक है। अब इसमें मानो आपने क्या कर दिया, जैसे हम बात करें ये सीट हमारी होगी जनरल की, ठीक है, और ये सीट हमारी हो जाती है एससी की, और ये सीट हमारी हो जाती है एसटी की, ठीक है। ये सीट है, सपोज एक नंबर हम ले लेते हैं 100 का, ठीक है। कितना लेते हैं हम? 100 का नंबर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मानो हम इनको दे देते हैं 14%, यहाँ पे इनको दे दिया हमने 28, और यहाँ पे हमने इनको दे दिया 58। सपोज हम सिर्फ एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है। आज अगर वर्तमान में सारे सांसद आएंगे तो वो उस तरीके से आएंगे, जैसे 58 जनरल के आएंगे, 28 एससी के आएंगे और 14 किसके आएंगे? एसटी के आएंगे। एक आंकड़ा हमने लिया है समझने के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट को कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब ये अगर यहां से अगर ऐसा बोला जाए 33% आरक्षण कोटा विद इन कोटा अगर नहीं रहेगा, तो मतलब यह है कि इन सभी में से 33% क्या आनी चाहिए? महिलाएं अगर आएंगी तो कोटा पूरा हो जाएगा। अगर आप वर्टिकल रिजर्वेशन आप दे देते हैं तो मतलब ऐसा मानो ऐसा हो गया कि 33 महिलाएं अगर जनरल से ही आ गई हैं तो एससी और एसटी से फिर वो 33 महिलाएं नहीं भी आए तो चलेगा। वो था वर्टिकल रिजर्वेशन। लेकिन सरकार ने ये नहीं करा। सरकार ने करा है सर की हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। किसकी बात करेंगे? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये, जैसे कि मानो एससी के पास कितनी सीटें हैं? 28 सीटें हैं। कितनी सीटें? तो इसके अंदर से 33% ऑफ 28 ये क्या रहेंगी? वुमेन रहेंगी। समझना इस बात को। वही हम बात करें, हमने एसटी को मानो 14 सीट दी, तो यहां पर भी ध्यान रखें इसमें भी 33% ऑफ 14 क्या रहेंगी? वुमेन रहेंगी। और वही हम जनरल की बात करें तो यहां पर भी जैसे 58 सीट हमने दे दी ना, तो यहां पर भी 33% ऑफ 58 ये कौन रहेगी? ठीक है, मतलब कोटा विद इन कोटा। एक कोटा आपको दे रखा है, उसके अंदर से 33%। ऐसा नहीं हो कि सारी महिलाएं जनरल से ही आ जाती है और एससी एसटी से तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो ही ना पाए, वैसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक है, अब सवाल यह है, हमेशा जब भी इस बिल का विरोध हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा तबका जो इसका विरोध करने वाला है वो है ओबीसी। कैसे है कुछ ऐसा मामला इसमें? ओबीसी का हमेशा से मानना है कि अगर आप ऐसा 33% का कोटा लगा देते हैं तो हमारी ओबीसी की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहां पर है? और जितनी बार भी ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया है और ये पास नहीं हो पाया या कहीं लैप्स कर गया, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है इसमें ओबीसी की महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और पहले अभी जितनी भी सरकारें आपने देखा होगा 2014 से पहले जितनी भी सरकारें थी वो सारी की सारी आपको कहीं ना कहीं वहां गठबंधन देखने को मिला था हमें। और गठबंधन की सरकारें होती हैं वो कभी मजबूत सरकारें नहीं होती है। एक डिसीजन लेने के लिए उनको तमाम सारे पार्टी से एक मशवरा करके फिर जाके वो डिसीजन पे पहुंच पाते हैं। लेकिन वर्तमान हम बात करें एनडीए की सरकार है तो वो बहुत मेजोरिटी के अंदर चल रही है। चाहे हम लोकसभा की बात करें, राज्यसभा के अंदर भी ठीक है एनडीए का मेजोरिटी है, प्योर बीजेपी का मेजोरिटी वहां हमको देखने को नहीं मिलता है। बट इसीलिए इन्होंने कंसेंसस लिया सबसे पहले कि हम तमाम दलों से एक सहमति बना के इसके बाद हम ये काम करें। ठीक है, ये होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। इसी को हम बोलते हैं कोटा विद इन। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब ये रोटेशन सिस्टम क्या होता है? यहां पर ये भी बात बताई गई है कि रोटेशन सिस्टम के तहत आपको ये सीट्स दी जाएगी। जैसे मानो ये कोई एक पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की सीट्स हैं यहां पे जो लगभग 10 सीटें हैं, 10 सीट हो गई। ठीक है, रोटेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे मानो 33% आपको चाहिए तो मोटा मोटा अपन माने 10 में से अगर सीट है तो लगभग 3 सीटें किसके होंगी? आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए। ठीक है, आपने एक बार तो इन 3 को आरक्षण दे दिया, भाई ये 3 सीटें आरक्षित रहेंगी। समझना है इस बात को। अगली बार क्या होगा? फिर ये 3 सीटें आरक्षित रहेंगी महिलाओं के लिए, और फिर अगली बार क्या होगा? ये 3 सीटें आरक्षित रहेंगी। मतलब रोटेट करता रहेगा। क्या करता रहेगा? रोटेट। ऐसा नहीं भाई मानो कोई ये असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ए, बी और सी, तो जिंदगी भर ए से महिलाएं आएंगी, ऐसा नहीं है। एक बार ए से महिला आ जाती है, फिर बी, ये डी ई एफ से आएंगी वापस, फिर जीएचआई से हमको क्या देखने को मिलेगा? ये महिलाएं जो है वो रोटेट होकर अलग अलग असेंबली से आती रहेंगी। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब एक बड़ा सवाल है, क्या ये बिल अभी 2024 में, मानो 2023 में ये एक कानून बन जाता है, तो 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं हमारे, वहां पे 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। क्यों? सरकार ने साफ मंशा अपनी जाहिर करी है कि हम इस कानून को तब इंप्लीमेंट करेंगे जब हम एक बार क्या कर ले? परिसीमन कर ले। क्या कर ले? परिसीमन।
और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार 2026 से पहले यह परिसीमन संभव नहीं नजर आता है हमें। तो जब एक बार परिसीमन होगा, इसके बाद इस बिल के प्रावधान जो है वो लागू किए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एफर्ट्स इन द पास्ट, अभी पास्ट में भी कुछ सारे एफर्ट्स है, वैसे बहुत सारे ड्रामेटिक केसेस भी यहां पर हुए हैं। कभी ऐसे बिल को पार्लियामेंट के अंदर फाड़ के फेंक दिया गया, सर ऐसा बिल हम नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें ओबीसी के संबंधित कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं कर रखे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पर उन सारी चीजों के ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम टॉपिक के ऊपर रहेंगे बिल्कुल स्ट्रिक्ट। कितनी चीजें हमें समझनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। 1996 के अंदर, कब की बात है, सबसे पहला प्रयास हम देखते हैं 1996 के अंदर। ये जो देवेगौड़ा सरकार थी उन्होंने ये प्रयास किया था, लेकिन वही है, ओबीसी के लिए कोई स्पेशल प्रावधान नहीं था कि ओबीसी की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे तय करेंगे। जब ये चीज नहीं हो पाती है तो फिर वापस इसे हटा दिया जाता है। हम बात करते हैं 1998 की, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जो है, एनडीए गवर्नमेंट थी उस समय, इन्होंने भी ये बात, इसका प्रयास किया था 12वीं लोकसभा में। ठीक है, कब किया इन्होंने, 12वीं लोकसभा में ये प्रयास करा, और इसके बाद वापस इसको 1999, 2002 एंड 2003 के अंदर भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन असफल रहे ये सारे प्रयास, क्योंकि सरकार मेजोरिटी में नहीं थी उस समय। ठीक है, एक बहुमत वाली सरकार हमेशा एक मजबूत सरकार होती है, और मजबूत सरकार फैसले लेने से कभी कतराती नहीं है। जैसे हम दैन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की बात करें तो खूब सारा बहुमत था उनके पास, तो उन्होंने ऐसे कई कई ऐतिहासिक फैसले लिए जो शायद अगर एक कमजोर सरकार होती तो वो नहीं ले पाती, क्योंकि वहां पर आपसी हित टकराने लग जाते हैं। यहाँ ऐसी चीज नहीं है, मजबूत सरकारें अपने स्तर पर अपना काम कर सकती है। ठीक है, और 2008 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने भी ये प्रयास किया था कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, और ये बिल राज्यसभा के अंदर तो रखा गया, लेकिन लोकसभा के अंदर इसे कंसिडर नहीं किया गया। राज्यसभा के अंदर ये 2010 में पास भी हो गया था, पर आगे इसे कंसिडर नहीं किया गया लोकसभा में। ये चीज समझनी है। तो मतलब प्रयास पहले से भी हुए हुए, आज भी, जैसे मैं ये वीडियो बनाने से पहले जब मैं न्यूज देख रहा था तो उसमें लगभग सारे दल इसमें सहमति अपनी रखते हैं। ठीक है, लेकिन उनका कहना ये है कि ये कोई पहली बार प्रयास नहीं हुआ है, इससे पहले हमारी पार्टियों ने भी खूब सारे प्रयास करे हैं, और उन्हीं का ये नतीजा है कि आज ये बिल हमारे सामने आ रहा है, ऐसा विपक्ष का भी कहना है। ठीक है, ये तमाम चीजें हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रावधान हमने करे हैं, जैसे 243D हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और 243T बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जहां पर हमने जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स हैं और साथ में यूबीएल जो है, अर्बन लोकल, यूएलबी जो है, अर्बन लोकल बॉडीज, वहां पर ऐसे प्रावधान जो है इन अनुच्छेद के तहत कर रखे हैं हमने। ठीक है, सी नाउ, अब ऐसा है कि अगर ऐसा होता है तो ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं पे हमारे संघीय ढांचे पर जाता है। किस पे जाता है, संघीय ढांचे पर जाता है, जिससे हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम पे जाता है ये मामला। और जब फेडरल सिस्टम पे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और जहां पर आपको 2/3 से इसे पास कराना पड़ेगा दोनों हाउसेज में। ठीक है, और जब ये पास हो जाता है, इसके बाद आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी आपको लेनी पड़ेगी, तब जाके आप इसे बिल में एक्ट में रूपांतरित कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर राज्यों के हित से जुड़ा हुआ मामला भी है, और जब राज्यों के हित से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है तो बिल केंद्र से तो पास होता है, लोकसभा राज्यसभा से, इसके बाद वो कहां पे जाता है, राज्यों में जाता है, और आधे से अधिक विधानसभाओं की सहमति जब होती है तब वो क्या बन पाता है, एक कानून बन पाता है। ठीक है, इसके बाद कहां कहां पर अमेंडमेंट होंगे, तो 239A में एक अमेंडमेंट दिखेगा जिसमें रिजर्वेशन इन दिल्ली की असेंबली है ना, जो दिल्ली की विधानसभा है, वहां पर जो अमेंडमेंट हमें करने हैं वो इस अनुच्छेद के तहत होंगे। 330A में अनुच्छेद में वापस संशोधन होगा, जहां पर लोकसभा में इनके रिप्रेजेंटेशन के संबंधित मामला है। 332A में आप देखोगे कि स्टेट असेंबली जो है उनसे जुड़ा हुआ मामला है, तो वहां पर भी संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और 34A में वापस क्या होगा, ये बात बता रखी है कि ये जो बिल है, एक्ट अगर बन जाता है तो ये कब लागू होगा, परिसीमन के बाद। कब लागू होगा, परिसीमन के बाद। ये बात है आपके लिए जानने की, एक संवैधानिक प्रावधान यहाँ पर क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चैलेंजेस। अब ऐसा नहीं है कि सर हम ऐसा सोच लें तो मतलब विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं हमारे समाज में जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, वहां पर अगर महिलाएं अगर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है तो एक डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। लेकिन कैसे सर, हम एक ऐसा समाज है जो पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, पितृसत्तात्मक समाज, अर्थात अमूमन हम एक महिला लीडर को स्वीकार करना पसंद नहीं करते। आप कुछ ऑफिसेस के अंदर भी देखेंगे, अगर वहां पर भी कोई लेडी बॉस है तो उसके प्रति रवैया कोई बहुत ज्यादा अच्छा हमारा नहीं होता है। पितृसत्तात्मकता जो है वो हमारे रग रग में बसी हुई है। हम भारतीय समाज कुछ इस तरीके का समाज है। खैर हमने सुधार करे हैं समय समय के साथ, लेकिन फिर भी सामाजिक तौर पे उन्हें किस तरीके से देखा जाता है ये एक देखने का मसला होगा। खैर ये तो ठीक है, वैसे कुछ हद तक ऐसे प्रयास होंगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा। ठीक है, अब एक और मुद्दा है सर, क्या वास्तविकता में जिन्हें लाभ दिया जाना है उन्हें इसका लाभ मिलेगा या नहीं, उस संबंध में सरकार क्या प्रावधान करती है। मानो जैसे ऐसा है कि कोई एससी का ही एक फैमिली है, ठीक है, पहले से ही उस एससी के परिवार के अंदर से कई सारे प्रोमिनेंट एमपीज एमएलए आ रहे हैं, क्या आपने 33% रिजर्वेशन करा तो वापस उसी परिवार से मानो एक और औरत निकल के आ जाती है, तो क्या हम जो इसका बेनिफिट है वो तमाम तबकों में सही तरीके से बांट पाएंगे या नहीं बांट पाएंगे, एक ये मुद्दा रहेगा। एक और है पार्टी लाइन प्रोटोकॉल। जैसे आपने बोल दिया सर महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई सेंसिटिव मुद्दा है तो उसके लिए महिलाएं बहुत अगर अच्छे तरीके से वोटिंग वगैरह करेगी वहां पार्लियामेंट में
तो एक अच्छा प्रावधान बन पाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, जो भी महिला चुनकर आएगी कोई किसी न किसी पार्टी के टिकट से जीत करानी है, ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखें अपने दिमाग में। कोई भी महिला अगर चुनकर आती है किसी भी असेंबली से, मतलब वो एक नई पार्टी के टिकट से आ रही है, और जब किसी बिल के संबंध में वहां पर वोटिंग होती है और पार्टी ने उन्हें बोल दिया इसके पक्ष में देना है या इसके विपक्ष में देना है, तो वो सीधी सी बात है पार्टी लाइन प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करेगी, अर्थात वो उन मुद्दों के ऊपर पार्टी वाली जो बातें हैं पार्टी डोमिनेट कर पाएगी। तो क्या हम उस तरीके की स्थितियां बना पा रहे हैं, तो ये भी देखने का मामला होगा। और उसके बाद अंडर कर्टेन मैन लेड गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ा इशू है। जैसे आपने अमूमन आप गांवों में अगर देखेंगे जहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूट हमारे काम करते हैं, कागजों में ऐसा कहा जाता है कि महिला जो है वो वहां की सरपंच है, लेकिन वास्तविकता में जो तमाम काम होते हैं सरपंच के, वो सारे के सारे सरपंच पति कर रहा होता है। इवन महिला कभी अपने जो उनकी पंचायत आ रही है वहां तक जाती भी नहीं है, सारे के सारे काम सरपंच पति कर रहा है, सिर्फ कागजों में वहां लिख रखा है तो इसका सरपंच जो है भाई ये लेडी है। तो ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में ऑलरेडी प्रचलन है। फिर अगर आप इस तरीके का आरक्षण ले आते हैं, हो सकता है महिलाओं को आपने सीट तो दे दी और महिला उस सीट पर जीत के भी आ गई, लेकिन सारा का सारा काम कौन संभाल रहा है, एक मेन जो है वही उस सारे कामों को संभाल रहा है। एक वापस हम देखते हैं कि पुरुषों की भागीदारी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो वास्तविकता में वो रोल हम उन महिलाओं को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने पेश करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, ये सारी की सारी स्लाइड्स हमारी हो जाती हैं। ठीक है, सो आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं आपके लिए और बहुत अच्छे तरीके से। देखो ऐसा है ना, अनावश्यक बहस हमने कहीं पर नहीं करी है, हमने सिर्फ मुद्दे को किस तरीके से समझा जाना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं जो हमारे काम की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन चीज़ों को हमने डिस्कस करा है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ ही में अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें, क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म है उसके अंदर हम एक ही काम करते हैं, एक दिन में कोई भी एक समाचार लेंगे और उसका पूर्ण विश्लेषण करके आपके सामने चीज़ों को रखते हैं, ताकि एक निष्पक्ष ओपिनियन जो है वो चीज़ों को लेकर आपका बन सके। आई होप सो एफर्ट्स आर सेटिस्फैक्टरी फॉर यू, एंड मिलते हैं एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ, जहां पर हम ऐसे ही मुद्दों की बात करते हुए नजर आएंगे। लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।